लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले एक नए चैप्टर को, जो रहने वाला है यूनिट नंबर 7 फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 के लिए। तो डिटेल वे में कवर अप करेंगे। बहुत ज्यादा मजेदार ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है, और वीडियो के बीच में आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन सा सरप्राइज भी हो, तो उसके बारे में जरूर आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड आई एम रियली सॉरी कि यार मैं वीडियो को थोड़ा सा लेट लेकर आया हूं, बट यार आप लोग मुझे माफ जरूर कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्लास 11 के साथ साथ 12th के लिए भी हमारा ये चैनल बेनिफिशियल रहेगा, जहां पे फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट मैं आप लोग के लिए आने वाले सेशन में भी लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस तगड़े से कंटेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार सा चैप्टर है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको एंड तक के जरूर देखना। और इसमें आप लोग को कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा बहुत बायोलॉजी रिलेटेड है, तो भाई थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, अगर आप कॉमर्स से हो या फिर अगर आप मैथ से हो या ह्यूमैनिटी से क्यों ना हो, ठीक है ना। बायो वालों के लिए तो चैप्टर थोड़ा ईजी रहने वाला है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सीधी सिंपल बात, ये सारा कंटेंट हमको देखते हुए चलना है, जहाँ पे हमें पहले जानना है कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ बोन्स और जॉइंट्स के बारे में समझेंगे। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट करेंगे समझना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट यार क्या है ना कि हम क्लास 11th में आ चुके हैं, अब 10th भूल चुके हैं, तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत। तो आप लोग को बन जाएगा, डोंट वरी, परेशान ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टा में फॉलोअप नहीं करे, तो जल्द से जल्द आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलोअप कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लास रिगार्डिंग अपडेट्स आप लोग को हमेशा मिलते रहेगी यहाँ पे। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलोअप कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी फ्री क्लासेस लेता रहता हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बेहतरीन सी डील चल रही है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 539 रुपीज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फॉर 60 डेज। मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो जिस भी क्लास का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 539 रुपीज का पड़ेगा, और 60 डेज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, ZAKI ZAKI, जिसके थ्रू आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 539 रुपीज में ले सकते हैं। और ये एकदम रियल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाइए और अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें क्लास 11th या 12th के लिए। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो मेरी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर को। तो चैप्टर की शुरुआत होने वाली है कि आखिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहला आप लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है एनाटॉमी। तो आखिर ये एनाटॉमी होता क्या है? तो एनाटॉमी वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू कट अपार्ट। सिंपल वे में अगर मैं आप लोग को एनाटॉमी को समझाने की कोशिश करूं, तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करना कि एनाटॉमी आप लोग को डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है उसके बारे में, कि यार उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, कितना बड़ा साइज है उसका, कितना छोटा साइज है उसका, वेट क्या है, किस लोकेशन में वो ऑर्गन स्पेसिफिकली लोकेटेड है, इन सब के बारे में बताने का काम एक डिटेल एनालिसिस के फॉर्म में कौन करता है? एनाटॉमी के थ्रू हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है इसका नाम है फिजियोलॉजी। जैसे हमने बात करें कि यार बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो स्पेसिफिक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में आप लोग को फिजियोलॉजी समझाता है। तो फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड से। फिजियो का मतलब होता है नेचर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये एक ऐसी टाइप की ब्रांच है जो एक्चुअल में आपको ये बताती है कि जो भी इंडिविजुअल ऑर्गन है उसका फंक्शन कैसा होता है, किस तरीके से वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके बारे में समझाने का काम करता है कौन? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी समझना, एनाटॉमी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं समझोगे
तो यार फिर दिक्कतें आ सकती है। अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल के स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो आपको पहले उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यार ये इंडिविजुअल पर्सन का यार बॉडी फंक्शन कैसा वर्क कर रहा है। क्लियर है? इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर फिजियोलॉजी के अंदर जो हम चीजें समझते हैं, मेनली 9 ऑर्गन के सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये वो 9 सिस्टम्स है, बट यार फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 हमें ऐसे स्पेसिफिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ना रहता है जो हमारे काम के, बाकी काम के नहीं होते हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर हम इन स्पेसिफिक 4 बॉडी के जो भी ऑर्गन के सिस्टम्स है इनके बारे में अगर जान लेंगे तो हमें यह पता चल पाएगा कि किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअल एथलीट का। अब आखिर क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी? सीधी सिंपल बात, अगर आपको एक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट करना है तो आप लोग यार उसके एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी को चेकआउट करोगे। इसी के साथ साथ अगर आप बेस्ट तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो यार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ध्यान रखकर आप करोगे। स्पोर्ट्स की इंजरीज से बचना है तो यार ये काफी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ यार मेल और फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सही तरीके से जानना है तो यार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके। इसके अलावा आपकी बॉडी कितनी देर में थक जाती है, कब मसाज की प्रोवाइड मतलब जरूरत पड़ने वाली है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथ में किस तरीके से केमिकल चेंजेस आते जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको, उन सब के बारे में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही आपको समझाते। तो ये सभी इनके इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? बेसिक बात, स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन का मतलब कि जो बॉडी के अंदर आप लोग देखते होंगे कि आपकी बॉडी जिस चीज पर खड़ी है, किस चीज पर, बोन्स पे खड़ी है ना स्पेसिफिकली, तो जो बोन्स पे खड़ी है, अब चाहे वो लार्ज बोन्स हो या फिर स्मॉल बोन्स हो, ये सभी के सभी एक साथ मिलके कंसिस्टेंट करती है एक स्पेसिफिक स्केलेटन का। मैं कह सकता हूं ये स्केलेटन है, इसके अंदर छोटी बोन्स भी है, बड़ी बोन्स भी है, सब कुछ है और यही आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क भी है। अब अगर मैं बात करूं कि एक एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती है तो 206 बोन्स होती है। आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आप छोटे रहते हो, बच्चे रहते हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स रहती है। अभी जो 206 बोन्स है इसके अलावा यार टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सभी चीजें भी प्रेजेंट रहती है जो कि यार स्पेसिफिकली बोन्स को यार एक दूसरे से जोड़कर रखती है। और ये सब चीज मिलाकर, दैट मींस बोन्स मिलाकर, ये जितनी भी 206 बोन्स है, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होकर जोड़ मोड़ कर जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो आखिर स्केलेटल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो स्पेसिफिकली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आखिर एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन आता है? स्कल आता है, स्ट्रेनम आता है, रिब, वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसके साथ साथ मैंने ब्रैकेट में ना इनके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट है ये भी लिख दिया होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको एक बार आप लोग रीड करके याद कर ले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एपेंडिकुलर स्केलेटन की तो इसके अंदर आपको अपर लिम्स आएंगे जिसमें 64 बोन्स होती है, लोअर लिम्स जिसमें आपको 64 बोन्स होती है। यहां तक ये क्लियर है? अब ये कैसे दिखते हैं देखो यार, कुछ इस तरीके से। ये रहा स्कल, ये चेस्ट के पास वाली जितनी भी आप लोग की बोन्स है ये सब एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगी। वर्टिब्रल कॉलम ये आप लोग का हो गया। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि आप लोग की अपर लिम्स और ये नीचे लोअर लिम्स ये हो जाएगी। अपर लिम्स बेसिकली कहोगे तो जो आपके हाथ के आजू बाजू की जितनी भी बोन्स है वो सब, लोअर लिम्स मतलब कि जो आपके पैरों से कनेक्टेड है। क्लियर दोस्त? तो अब जान लेते हैं कि आखिर क्या फंक्शन होता है यार स्केलेटल सिस्टम का। सीधी सिंपल बात, जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने के काम आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखता है। अगर हड्डियां ही नहीं होगी तो हम यार हमारी बोन्स किस पर खड़ी, सॉरी हमारी मसल्स किस पे खड़ी रहेगी। साथ में जो अगर आप लोग जो भी मूवमेंट करते हो आपकी बॉडी के अंदर वो बोन्स के वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। इसी के अलावा बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वो भी बोन्स की तरफ से होता है। मिनरल का स्टोरेज जो है वो बोन्स के अंदर ही होता है। और आप लोग की जितनी भी मसल्स रहती है वो सभी की सभी जो अटैच्ड रहती है किसके ऊपर रहती है? बोन्स के ऊपर रहती है यार। बोन्स नहीं रहेगी तो यार मसल्स एकदम लुत्पुत होकर गिर जाएगी ना। चलिए भाई बात कर लेते हैं कि आखिर कितने टाइप की बोन्स होती है, कैसे कैसी बोन्स होती है। सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो लॉन्ग बोन्स आप लोग के अंदर प्रेजेंट होती है। लॉन्ग बोन्स मेनली यार अपर और लोअर लिम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लंबी लंबी मसल्स जो कि स्पेसिफिकली मूवमेंट कराती है। अब आपको यहां से वहां जाना है, कुछ सामान उठाना है, करना है तो यार अपर लिम्स लोअर लिम्स ही काम करती है। लॉन्ग बोन्स का ही ये काम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शॉर्ट बोन्स, तो शॉर्ट बोन्स लगभग क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की दिखती है। इसका जो शेप होता है चाहे उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर
और सम अमाउंट ऑफ मोशन भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करूं वो है फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन यार थिन होती है, फ्लैटेंड होती है और यूजुअली थोड़ी बहुत आप लोग देखोगे तो कर्वी टाइप की दिखती है। क्लियर दोस्त? अब ये करती क्या है बेसिकली ना, ये आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उससे ये अटैच रहती है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगली होती है सिस्मोइडल बोन्स। तो सिस्मोइडल बोन्स है ना यार, ये स्मॉल राउंड बोन्स होती है, सेसमन सीड्स की तरह दिखती है ये। इसको हम लोग आगे देख लेंगे, अभी मैं आप लोग को आगे भी समझाने वाला हूं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्लियर दोस्त? तो चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक एवरेज के अंदर 206 बोन्स होती है, लॉन्ग बोन्स 90 होती है, शॉर्ट बोन्स 28 होती है, फ्लैट बोन्स 36 होती है, सेस्मोइडल बोन लगभग 4 होती है और इररेगुलर बोन्स 48 होती है। तो ये आप लोग को रेशियो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रही लॉन्ग बोन्स, आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरफ में जो आपको दिख रहा है दैट इज द फ्लैट बोन, जो आपके एकदम रिब केज के सामने में रहता है। क्लियर दोस्त? इरेगुलर बोन्स आप लोग को यहाँ पे दिख रही है, शॉर्ट बोन्स आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? बेसिकली यार दो बोन्स को एक दूसरे से जॉइंट करने के काम में जॉइंट ही का रोल प्ले करेगा ना। जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे भाई? आपके घुटने में है, देखो कोहनी में है, हाँ या ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी जगहों पे आप लोग को बोन जॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके वजह से ही मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो आखिर जॉइंट क्या होता है? बेसिकली दो या दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे से जॉइंट होकर रह रही है, वो जॉइंट्स है। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक कि मेरे जॉइंट दुख रहे हैं, मतलब कि यार भाई जहाँ पे दो बोन्स मिलती है एक दूसरे से, हाँ है ना। क्लियर दोस्त? इसके अलावा अगर हम बात करें कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, तो सबसे पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, ऐसे टाइप का जॉइंट जो किसी भी टाइप का मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा। क्लियर दोस्त? इसके अलावा स्लाइटली मूवेबल, मतलब क्या? जो हल्का फुल्का मूवमेंट शो कर सकता है, जहां जैसे वर्टिब्रल के अंदर आप लोग को दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मतलब क्या? जो यार फ्रीली मूव्ड हो सकते हैं, जैसे मेरा हाथ मूव कर रहा हूं मैं फ्रीली इधर उधर इधर उधर, तो ये क्या है? बेसिकली फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और टाइप्स की, तो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो कि आप लोग को शोल्डर और हिप जॉइंट के पास में मिलेगा। अगला होता है हिंज जॉइंट जो कि आपको एल्बो में मिलने वाला है। एक होता है पिवट जॉइंट जो कि आप लोग को नेक में मिलने वाला है। इसके अलावा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जो आपको थंब पॉइंट के या थंब जॉइंट के आसपास में मिलेगा। इसके अलावा अगला होता है सिस्मोइडल जॉइंट जो आप लोग को यहां दिखता है, देखो पैर के पास यहां पे, अगर आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, देखो यहां पे इस जगह पे आपको सिस्मोइडल जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक है आप लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आइए जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसे टाइप की प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, जिसमें हम कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं इसके बारे में पता करेंगे। क्लियर है भाई? तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? बेसिकली हम यार ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और एक्सेल करते हैं किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है ना उसको भी बाहर निकाल देते हैं। क्लियर दोस्त? तो दो तरीके के यार आप लोग के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है, इस प्रोसेस के अंदर इनहेल एक्सहेल वाली जो आप लोग को प्रोसेस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर देखी जाती है। दैट मीन्स कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो यार वो जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते टाइम डिफ्यूज होता है वो ब्लड से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली ना टिश्यूज और सेल के अंदर होते हैं। क्लियर दोस्त? जहां पे ऑक्सीजन जो है एक किस्म से एनर्जी प्रोडक्शन की तरह यूज होता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई। इनके बीच में पूछ सकता है यार, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यार इस तरीके से आप लोग को एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना देना है। क्लियर दोस्त? इसमें आप लोग यार लंग्स वगैरह बना देना, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग। क्लियर दोस्त? डायफ्राग्राम के बारे में आप बता देना, नेजल कैविटी के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में थोड़ा बहुत चीजें के बारे में आप लोग को समझा देना, बस डिटेल में नहीं देना है। देखो बायो का पेपर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बेसिक तरीके से हमें समझना है, कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझना है। बुक के अंदर करोड़ों चीजें दी होगी, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, पहले ही बोल रहा हूं, वरना जयराम जी की हो जाएगी। तो चलिए आखिर जानते हैं कि आखिर किस तरीके का मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो बेसिकली यार जब भी आप नाक से सांस लेते हो, तो जैसे आप नाक से सांस लेते हो तो लंग्स का साइज जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, रिबकेज भी आपका बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि यार जब लंग्स बढ़ते हैं तो वो अपवर्ड जाता है और साइडवर्ड भी जाता है। डायफ्राग्राम जो है वो भी यार धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैटन्ड होगा, साइज बढ़ेगा, तो इसके साथ साथ ना लंग्स के अंदर एक किस्म से लो प्रेशर डेवलप होता है।
क्लियर दोस्तों, आप सांस अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। फिर उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हो तो जैसे ही सांस छोड़ रहे हो, जैसे आपने सांस को छोड़े तो आपका लंग्स का साइज धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वापस से स्क्वीज्ड होने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, रिलैक्स्ड होने लग जाएगा, रिब केज भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। जो वॉल्यूम था लंग्स का वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और जो हाई प्रेशर है इस बार लंग्स के अंदर डेवलप होने लग जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से यार मैकेनिज्म होता है, बेसिक वे में है। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेशन सिस्टम। तो सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है आइए जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मतलब बेसिकली किस तरीके से ब्लड का पंपिंग होता है, कैसे ब्लड ट्रेवल कर रहा है, पूरी कथा कहानी जो है सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर आपको मिलेगी। क्योंकि जो सर्कुलेशन सिस्टम है एक्चुअल में यहाँ पे सर्कुलेट कौन हो रहा है, ब्लड हो रहा है, ब्लड हो रहा है, और वो कर क्या रहा है एक्चुअल में, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिशंस को एक जगह से दूसरी जगह, जिसके थ्रू की बॉडी का डेवलपमेंट हो सके। अब अगर मैं बेसिक वे में बात करूं कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये कितने टाइप में डिवाइड है, तो बेसिकली ये दो सर्किट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है पिल्मनरी सर्किट, इसमें होता है क्या है कि यार जो ब्लड का एक्सचेंज है एक्चुअल में हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। इसके अलावा सिस्टमैटिक सर्किट जो है, इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है कि यार जो बॉडी के अदर पार्ट तक जो ब्लड पहुंच रहा है ना, वो एक्चुअल में सिस्टमैटिक सर्किट के थ्रू हो रहा है। ये जो ब्लड के अदर पार्ट्स, टिश्यूज जहां पर ब्लड पहुंच रहा है वो इस तरीके से होता है। तो देखो, आप अगर ये डायग्राम दिख पा रहा होगा तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो जैसे आप ये डायग्राम को देख रहे होंगे, ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है जहां पे लंग्स और हार्ट के आजू बाजू जो ब्लड घूम रहा कर रहा है वो पल्मोनरी सर्किट है, और बॉडी के किसी भी पोर्शन पे जो ब्लड जा रहा कर रहा है वो क्या है, सिस्टमैटिक सर्किट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले यार सीधी सिंपल बात है यार, सर्कुलेशन सिस्टम में अगर हार्ट नहीं होगा तो यार भाई ब्लड पंप कैसे होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो यार हार्ट ही करता है। बेसिकली हार्ट होता कैसा है, होलो मस्कुलर कोन शेप्ड ऑर्गन होता है, और बिना इसके यार हम सरवाइव कर नहीं पाएंगे। अगर ये रुक गया तो खेल खत्म है। क्लियर दोस्त, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड को पंप करने के काम आता है थ्रू आउट दी बॉडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ लोकेट होता है, ये लोकेट होता है आपके रिब केज के अंदर में, लंग्स के पास में प्रेजेंट रहता है, और लगभग आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। साइज कैसा रहता है इसका, तो अगर मैं बात करूं तो ये 300 ग्राम के आसपास का होता है। हर दिन भर में ये 15,200 टाइम्स धड़कता है। क्लियर है दोस्तों, इस चीज के बारे में आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से आप लोग का हार्ट दिखता है। यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, और लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट वेंट्रिकल है। सिर्फ इसी के बारे में हमको जानना है, क्योंकि इससे ज्यादा हमको डीपली नहीं पढ़ना है। बायो का पेपर नहीं दे रहे हो तुम लोग। क्लियर है भाई। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, देखो यार इसके बारे में अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल वे में लिखा है, लेकिन इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं आता है। फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। बेसिक वे में बस इतना याद रखना कि जो हार्ट है वो डिवाइड रहता है दो साइड्स में, या दो पार्ट में डिवाइड रहता है, और जो दो साइड्स है वो भी एक्चुअल में यार डिवाइडेड रहते हैं दो पार्ट में। क्लियर है। तो जो अपर चेंबर रहता है उसे कहा जाता है एट्रियम, और जो लोअर चेंबर रहता है उसे कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो इसके बारे में याद रखना। तो अभी हमने देखे थे ना, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, देखो यहाँ पे, हाँ या ना। तो इसके बारे में हमको जानना है। क्लियर है भाई। तो चलिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार कौन से 4 चैम्बर्स में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहली चीज राइट एट्रियम। अब यार राइट एट्रियम के अंदर होता क्या है यार, ये रिसीव करता है ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंटेन्ड रहता है, और कहां से रिसीव होता है, फ्रॉम दी वेन्स, और बाद में पास आउट हो जाता है कहां पे, टू द राइट वेंट्रिकल में। अब अगर मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, तो राइट वेंट्रिकल रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम दी राइट एट्रियम एंड पंप इट टू द स्पेसिफिकली लंग्स। अब देखो, याद रखना, राइट एट्रियम से ऐसा ब्लड आया था जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ था, फिर वो पास हो गया राइट वेंट्रिकल के साथ। तो जब उसके पास हुआ होगा तो उस टाइम भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बेसिकली वो कहां लेकर जा रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, लंग्स के तरफ। और जब वो लंग्स के तरफ लेकर जाएगा, जिसके थ्रू क्या यार एक किस्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो पाए, और फिर उसके बाद ये लोडेड होता है ऑक्सीजन से, और फिर आगे बढ़ने लग जाता है। फिर ये कहां जाता है, बेसिकली
अगला होता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से? राइट वेंट्रिकल से। क्लियर दोस्त? और फिर ये पास होता है फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है ये एक स्ट्रॉन्ग चेम्बर है जहां पे ऐसे टाइप का ब्लड आता है जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, और फिर ये धीरे धीरे करके रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास देना चालू कर देता है। आई होप आप लोग को समझ में आया। पहले इसके पास ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, फिर वो इसके पास जाएगा और यहाँ से लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजनाइज्ड होगा ब्लड, और फिर वो चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम के पास, वहां से पास होके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा, और रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास ब्लड फिर ताज़ा ताज़ा मतलब ऑक्सीजन रिच्ड वाला ब्लड जो है वो इधर उधर पहुंच जाएगा बॉडी के स्ट्रक्चर में। क्लियर है दोस्त? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और क्या बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो होते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल एक किस्म से यार पैसेज होता है जिसके थ्रू ब्लड इधर से उधर ट्रांसफर हो पाता है स्पेसिफिक डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट पोर्शन इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या होता है? दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। समझ में आया दोस्त? इसके अलावा जो ब्लड कैरी आर्टरीज कर रही है ये ऑक्सीजनाइज्ड है। क्लियर है? लेकिन एक्सेप्ट पिल्मनरी आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगली चीज होती है वेन्स। तो वेन्स दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट टूवर्ड द हार्ट। मतलब क्या कि तरफ लेकर जा रही है। क्लियर दोस्त? इसी के साथ साथ मैं कहूं तो आर्टरीज और वेन्स लगभग सिमिलर है, लेकिन जो वेन्स रहती है और लेस इलास्टिक रहती है, लेस मस्कुलर रहती है एज कंपेयर टू आर्टरीज के। और इसी वजह से यार होता क्या है कि ये कोलैप्स भी हो जाती है कई बार अगर इसमें ब्लड फिल नहीं रहे तो। इसके अलावा यार बहुत ही स्मॉल थिनेस्ट कॉमन टाइप की ब्लड वेसल्स होती है जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि कैपिलरीज का क्या काम होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लड, तो ब्लड क्या है? बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी का फ्लूइड है जो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस टाइप का काम करता है? बहुत सारे काम है, जैसे न्यूट्रिशन को इधर से उधर लेकर जाने का काम करेगा, और डिफरेंट बॉडी पार्ट को एक किस्म से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी काम ब्लड का होता है। तो आई होप आप लोग को यहां तक के टॉपिक समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी आप लोग को इजी लगा होगा। ज्यादा परेशान ना हुआ करो। आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और यार बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को एग्जामिनेशन के। मुझे मालूम है कि आप लोग के एग्जाम करीब आ गए। मैं जल्दी आप लोग के वीडियोस कवर अप करा के ये चैप्टर कंप्लीट करा देता हूँ। तो साथ में यार आप लोग मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो अप कर लेना, इंस्टा में जरूर फॉलो अप कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। क्लास 12th के लिए भी मैं आप लोग के लिए बना रहूंगा, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, अगर आप क्लास 11th या 12th के लिए लेना चाहते हो। सिर्फ 539 रुपीज का मिल रहा है। बहुत ही बड़ा ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है दोस्त ये, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 60 डेज के लिए 539 रुपीज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कोड जरूर यूज कर लेना ZAKI ZAKI, जिसके थ्रू आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 539 रुपीज में मिल जाएगा। बैकअप के तौर पर रख लो, टॉप एजुकेटर के सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। बहुत ही कम दाम में आप लोग को नेक्स्ट लेवल का हाई कंटेंट मिल रहा है। तो चलिए भाई एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।